स्वागत है सभी का टीची मंत्रा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिन प्याजे द्वारा दी गई वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो कि हर टेट एग्जाम में जहां पर सीडीपी पूछी जाती है यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर जिन प्याजे की थ्योरी है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कोई आप कहते हैं जिन प्याजे चाचा जी, है ना। तो आइएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। ये है आपके प्याजे जी, है ना, प्याजे जी जिसको आप चाचा जी कहते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिन्हें यहाँ पर डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है जिन प्याजे को। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है प्रक्रिया की थी किस चीज पर? संज्ञान पर, कि बच्चा जो है जब समस्या आती है तो कैसे सोच विचार करता है, कैसे तर्क वितर्क करता है और अपने संज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उस समस्या का हल जो है बच्चा ढूंढ लेता है। इस चीज को जानने के लिए इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने ही 3 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में कई स्टेजेस पे जो है, कई स्टेजेस में, कई एजेस में बच्चों की तर्क वितर्कता को जानना चाहा, बच्चे के संज्ञान को जानना चाहा कि बच्चा सोच विचार कैसे करता है। आइए उस पर जो है हम बात करेंगे, स्टेजेस पर भी, लेकिन उससे पहले क्या प्रोसेस किया इन्होंने उस पर चर्चा हम करने वाले हैं। आइएगा चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो पहले था यहाँ पर मानसिक संरचना, बौद्धिक संरचना जिसे हम कहते हैं। जन्म के बाद व्यक्ति जो कुछ भी सुनता है, समझता है, देखता है, उससे उसकी मानसिक संरचना का विकास होता है। भाई बच्चे ने यहाँ पर जन्म लिया, इन्वायरमेंट जो मिला, बच्चा वहीं पर जो है वैसा ही देखता है, वैसा ही सुनता है और अपनी मानसिक संरचना को वैसा ही बना लेता है, क्योंकि उसने इन्वायरमेंट में वही देखा है। तो इसी जो है पूर्व ज्ञान कहा जाता है। समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होता है। मानसिक संरचना प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, क्योंकि सभी की हेरिडिटी अलग है, सभी का इन्वायरमेंट अलग होता है, इसलिए सबकी मानसिक संरचना जो है अलग अलग होती है। किसी भी 2 व्यक्ति की मानसिक संरचना एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि सभी का इन्वायरमेंट क्या है, अलग है। हाँ जी, बिल्कुल सही। चलिए अब देखिएगा स्कीमा। देखिए हम अपना व्यवहार जो है कैसे करते हैं, अपनी मानसिक संरचना के अकॉर्डिंग। जैसी हमारी मानसिक संरचना होगी वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर जो है स्कीमा को व्यवहार कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका बनता है। मानसिक संरचना के अनुसार किया गया व्यवहार स्कीमा कहलाता है। स्कीमा भी समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील है, क्योंकि यह मानसिक संरचना पर निर्भर करता है। कभी कभी स्कीमा को मानसिक संरचना भी कह दिया जाता है। परिवर्तनशील कैसे है? जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को जो इन्वायरमेंट मिलता है वैसा ही बच्चा सीखता है, वैसी ही उसकी मानसिक संरचना बनती है। लेकिन बच्चा जब समाज में जाने लगता है, समाज के साथ इंटरेक्शन करने लगता है, तो उसकी मानसिक प्रक्रिया, मानसिक संरचना चेंज भी हो जाती है, क्योंकि वो अब जो है बाहर की दुनिया से घुलने मिलने लग गया है, वहां की परिस्थितियों को समझने लग जाता है। तो आपकी मानसिक संरचना चेंज भी हो जाती है, परिवर्तनशील हो जाती है। अब इस पर हम समझेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, आत्मसातीकरण, समायोजन, ठीक है, और एक आपका साम्यधारण। इन तीनों से क्वेश्चन जो है एक बार एक जो है जरूर बनता है, चाहे आपका एसिमुलेशन से चाहे एक्मोडेशन से, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देखिएगा आत्मसातीकरण या फिर अनुकूलन, जब बच्चा या फिर व्यक्ति नए ज्ञान को अपनी मानसिक संरचना के अनुसार ग्रहण करता है, उसमें कोई सुधार नहीं करता। क्या कहा? उसमें कोई सुधार ही नहीं करता, उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। कैसे कहते हैं? एक बच्चे को जो है उसकी माँ ने कहा जो 4 टांगों वाला जानवर होता है, जो 4 टांगों वाला जानवर होता है वो कुत्ता होता है। वो क्या होता है? कुत्ता होता है। तो यहाँ पर जब उसने कैट को देखा, 4 टांगों वाली कैट को देखा, तो इसको उसने क्या समझ लिया? कुत्ता ही समझ लिया। बच्चे ने क्या समझ लिया? कुत्ता ही समझ लिया। उसकी मानसिक संरचना उसके परिवार के इन्वायरमेंट से बनी थी। उसकी माँ ने कहा कि 4 टांगों वाला कुत्ता होता है, तो बिल्ली को जब उसने देखा तो उसको भी उसने क्या कह दिया? कुत्ता कह दिया। ये किस में आता है? आत्मसातीकरण में आता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा समष्टिकरण, समायोजन। जब बच्चा या फिर व्यक्ति नए ज्ञान को ग्रहण करते समय अपनी मानसिक संरचना में सुधार करता है, सुधार करता है। आपके क्वेश्चन में एक वर्ड आ जाता है, संशोधन करता है, सुधार करता है, बदलाव करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? समाविष्टीकरण, समायोजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे चेंज करता है।
जो आपने देखा यहाँ पर कुत्ता है ना, 4 टांगों वाला कुत्ता है, लेकिन यहाँ पर उसने देखा कि कुत्ता जो है यहाँ पर अलग कलर का है और ये क्या करता है, भौ भौ करता है। और यहाँ पर जब बिल्ली को देखा तो बिल्ली क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है। तो बच्चे ने डिफरेंस को समझ लिया कि ये जो है भौ भौ करता है, ये जो है क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है। तो अपनी मानसिक संरचना से उसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया और अपनी माता से जाकर पूछा कि ये तो भौ भौ करता है 4 टांगों वाला, ये म्याऊ म्याऊ करती है। तो वहां पर उसकी मानसिक संरचना जो है बदल दी गई कि ये म्याऊ म्याऊ करने वाली क्या होती है, बिल्ली होती है। तो जब सुधार किया जाता है, जब संशोधन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो किसमें होता है, समायोजन में होता है। तो वो किसमें होता है, समायोजन में होता है। 7 से 8, ठीक है। सुमित 7 से 8 होती है आपकी क्लास डेली, ठीक है। यूपी टेट की क्लास जो है सुबह 9 से 10 होती है। आज जो है नेटवर्क इशू के कारण जो है वो क्लास बंद हो गई थी, तो यूपी टेट के स्टूडेंट्स को भी इसी टाइम पर आज जो है मैंने कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि थ्योरी जो है सभी में सेम होती है, किसी में कोई बदलाव नहीं होता सीडीपी की, ठीक है। तो मैंने उन स्टूडेंट को भी आज इसी टाइम कनेक्ट कर लिया है। तभी आपने थंबनेल पे देखा होगा एस्टेट और यूपीटेट। चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा सुबह 9 से 10 जो है यूपीटेट की क्लास और आपकी 7 से 8 जो है एस्टेट की क्लास होती है, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? आइए चलिए अब देखिएगा क्या है साम्य धारण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साम्य धारण। जब बच्चे के सामने एक नई परिस्थिति उत्पन्न होती है, अभी दिखाऊंगी नई परिस्थिति क्या है, उसका मानसिक संतुलन अस्थिर हो जाता है, उसका मानसिक संतुलन अस्थिर हो जाता है। बच्चे ने क्या देखा था, कुत्ता देखा था, 4 टांगों वाला क्या होता है, कुत्ता होता है। फिर उसने यहाँ पर संशोधन किया, जब उसको कैट दिखाई दी, बिल्ली दिखाई दी जो कि म्याऊ म्याऊ करती है, तो बिल्ली जब देखी थी तो उसने वहां पर संशोधन किया था। अब जो है एक बड़ा सा जानवर दिखाई दिया जिसकी क्या होती हैं, 4 टांगे होती हैं। लेकिन अब बच्चे को समझ नहीं आया कि इसको क्या कहा जाता है। मैंने तो अभी तक कुत्ते को देखा था जो भौ भौ करता था, मैंने जो है बिल्ली को देखा था जो कि म्याऊ म्याऊ करती थी, जो कि 4 टांगों वाली होती है ना। अब इसको जो है क्या नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर बच्चे का मानसिक संतुलन क्या हो गया, अस्थिर हो गया, जिसे दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन करता है या फिर समायोजन करता है या फिर अनुकूलन करता है, जो कि आपका थर्ड पॉइंट था। ये देखिए अनुकूलन करता है यानी कि वहां पर मानसिक संरचना में कोई चेंज नहीं करता, या फिर समायोजन करता है, या फिर समायोजन करता है, सुधार करता है। तो बच्चा क्या करे, अनुकूलन करे या फिर समायोजन का काम करता है। कार्य करने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, साम्य धारण कहलाती है। कि बच्चा जो है सोच विचार करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन कहलाती है। तो आई होप आपको जो है ये 5 प्रोसेस समझ में आए होंगे। यहीं से क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, एकोमोडेशन से, इक्विलिब्रेशन से और आपका एसिमिलेशन से। ठीक है जी, क्लियर है इतने पॉइंट? जल्दी से बताएं, अगर ये पॉइंट क्लियर हैं आपके तभी जो है हम स्टेजेस पर चलेंगे। जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप दे देंगे कि मैम क्लियर है, ऑल क्लियर है, तभी हम जो है स्टेजेस पर चलते हैं। ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फिर बढ़ते हैं यहाँ पर हम स्टेजेस की ओर। ठीक है, स्टेजेस की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्टेजेस क्या हैं? जिन त्याजन ने 4 स्टेजेस दी थी, जिसमें आपकी पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज क्या है, संवेदी गामक अवस्था, जिसकी एज जो है बर्थ से 2 वर्ष कह लीजिए या फिर 0 से 2 कह लीजिए, जैसा कि ऑप्शन में दिया होता है वैसे ही आप उस पर काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपका जब क्वेश्चन में पूछा जाता है 0 से 2 कई बार आ जाता है या फिर बर्थ से 2 आ जाता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर चलते हैं। ठीक है, जब बच्चा देखकर, सुनकर, सवाल सुनकर ज्ञान को प्राप्त करता है, बच्चे के ज्ञान का आधार क्या होती है, उसकी संवेदनाएं होती हैं, 5 सेंसेस होते हैं। तो यही बच्चे के सीखने का आधार होता है जब बच्चा बर्थ से 2 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए बच्चे के अंदर जो है अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति कैसे होती है, बच्चा नकल करता है, अपने घर में किसी को कोई काम करता देखता है ना, वैसा ही काम करने लग जाता है, अनुकरण करता है यानी कि नकल करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घरों में देखा होगा, बट बुजुर्ग जो है इस प्रकार से चलते हैं, थोड़ा सा है ना, इस तरह से चलते हैं ना डंडी लेकर, तो बच्चा वैसे ही नकल करता है, मेरी दादी तो ऐसे ऐसे चलती है, मेरे दादा तो ऐसे ऐसे चलते हैं, मेरी मम्मी है ना इस तरह से किचन में काम करती है। तो बच्चे क्या करने लगते हैं, नकल करने लगते हैं, अनुकरण करते लगते हैं। ठीक है, जब बच्चे बर्थ से 2 वर्ष में होते हैं,
बच्चे की स्वाभाविक क्रिया क्या होती है? किसी चीज को देखना, फिर उस तक पहुंचना और फिर जो है पकड़कर उसको मुंह में निगलना। बच्चा जब 2 वर्ष तक का होता है, 1 से 2 वर्ष का होता है, तो बच्चे की स्वाभाविक क्रिया होती है कि कोई भी चीज देखेगा, पकड़ेगा और सीधा मुंह में। उसको नहीं पता कि ये चीज मेरे लिए सही है या फिर नहीं है, वो सीधा अपने मुंह में जो है चीजों को ले लेता है। ठीक है, बच्चे शारीरिक गति के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करते हैं। शारीरिक गति के द्वारा जो है बच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है जी, तो ये सभी जो है मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कि संवेदी गामक अवस्था में बच्चा सेंसेस के अकॉर्डिंग, संवेदना के अकॉर्डिंग सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, स्वाभाविक क्रिया के अकॉर्डिंग सीखता है और शारीरिक गति के अकॉर्डिंग जो है बच्चा सीखता है। तो ये वर्ड जहां पर भी आपको दिखाई देंगे, ये वर्ड जहां पर भी आपको दिखाई देंगे, तो वहां पर क्या होगी? आपकी संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज होगी। ठीक है जी, सेंसरी मोटर स्टेज होगी। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखिएगा, सेकेंड स्टेज क्या है? आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, जिसकी एज 2 से 4 वर्ष होती है। सेकंड आपकी है यहाँ पर अंत प्रज्ञा अवस्था, 4 से 7 वर्ष की होती है। अब पहली स्टेज को देखिए यहाँ पर इसकी। इस अवस्था में बच्चे के अंदर जिज्ञासा की भावना होती है, वे अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं। इस अवस्था को खोज की अवस्था कहते हैं। देखिए बच्चा क्यूरियस होता है, हर चीज को पूछेगा कि ये कैसे हुआ, कहाँ, कौन हुआ, है ना? तो कौन, कैसे, कैसे हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चा करने लगता है। ठीक है, कोई भी चीज होती है तो ये कैसे हुई, क्यों हुई, इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चा करने लगता है, क्योंकि बच्चे के अंदर जिज्ञासा की भावना होती है और खोज की अवस्था जो है इसे कहते हैं। खोज की अवस्था इसको कहते हैं। इसी अवस्था में बच्चे के अंदर अहम केंद्रिता की भावना होती है। अहम केंद्रिता की भावना होती है। बच्चे के अंदर जो है ईगो होती है, मैं की प्रवृत्ति होती है कि मैं जैसा सोच रहा हूं वैसे ही सभी सोचते हैं, है ना? मैं जैसा सोच रहा हूं वैसे ही सभी सोचते हैं। तो बच्चा क्या होता है? यहाँ पर ईगो सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है। ठीक है, बच्चे के अंदर जो है जीववाद की भावना उत्पन्न होती है। जीववाद की भावना उत्पन्न होती है। यहां पर एक पॉइंट मिसिंग है। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा अहम केंद्रित होता है, ईगो होती है। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अहम केंद्रित होता है बच्चा, ईगो होती है कि मतलब मैं ही मैं, कोई भी चीज है तो सिर्फ उसकी है। ठीक है, कोई भी चीज है तो वो सिर्फ उसकी है। घर में वो और वो नहीं समझता कि ये चीज जो है सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, सभी वस्तुओं को देखते हुए कहता है ये चीज मेरी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, बच्चे के अंदर जीववाद की भावना होती है कि मैं जो सोच रहा हूं वही सब जो है सोचते हैं, इसे कहते हैं जीववाद। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस था, ये जो है कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर बच्चे को प्रतीकात्मक ज्ञान की समझ होती है। प्रतीकात्मक ज्ञान क्या होता है, सिंबल्स क्या होते हैं? आप देखते होंगे कि जब हम सड़क पर जाते हैं तो हमारे जो है यहाँ पर लाइट प्रदर्शित होती है कि रेड लाइट है तो रुक जाइए, ग्रीन लाइट है तो चलिए, है ना? तो ये क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। तो बच्चे को जो है सिंबॉलिक ज्ञान हो जाता है, कब? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। ठीक है, बच्चे निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन समझते हैं। निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन समझते हैं, कैसे? ओके, ठीक है, तो बच्चे जो है यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन समझते हैं। आपने देखा होगा इस एज की जो बिटियां होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, देखते हैं कि गुड़ियों को खिलाना, उनका मेकअप करना, उनको नहलाना धुलाना, उनको खाना खिलाना, तो ये क्या है? वो जो है निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन समझती हैं कि ये भी क्या है? हमारी तरह है, ये छोटी है हमसे, इनकी देखभाल हमें करनी है। तो वो निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन समझने लग जाते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा इस अवस्था में बच्चे के अंदर निम्नलिखित ज्ञान नहीं होता। किस किस चीज का ज्ञान नहीं होता? ये जो है 3 पॉइंट, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको ध्यान से देखिएगा। विकेंद्रीकरण का ज्ञान नहीं होता बच्चे के अंदर। जब बच्चा उत्तर देते समय एक से अधिक विशेषताओं पर ध्यान देता है, कैसे देता है आइएगा देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 गिलास जूस के हैं, है ना? 2 गिलास जूस के हैं। एक आपका जो है छोटा गिलास है लेकिन चौड़ा गिलास है,
एक जो है लंबा गिलास है लेकिन ये कम चौड़ा है। लेकिन इस अवस्था के बच्चे क्या सोचते हैं, मैं तो ये वाला गिलास लूंगा, ये ना लंबा है, इसमें ज्यादा जूस आता है। बच्चा समझ नहीं पाता कि यहाँ पर ये छोटा है लेकिन चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर जूस की क्वांटिटी सेम है। बच्चा सिर्फ यहाँ पर किस चीज को देखता है कि ये लंबा है, ये ज्यादा जूस है, इसलिए मैं ये वाला गिलास लूंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिसेंट्रेशन होता है, विकेंद्रीकरण होता है। उत्तर देते समय एक से अधिक विशेषताओं पर बच्चा ध्यान नहीं देता है। आगे देखिएगा पलटन पूर्ण किए गए कार्य पर पलटना कैसे। बच्चा जो है 1 से 100 तक काउंटिंग यहाँ पर क्या कर दिया, 90 तक है, कोई बात नहीं है ना। तो बच्चा 1 से 100 तक काउंटिंग जो है बता देता है, लेकिन बच्चे को रिवर्स काउंटिंग करने के लिए कहा जाए तो बच्चा नहीं बता पाता। 100 से 1 तक रिवर्स करने के लिए बताया जाए तो बच्चा नहीं कर पाता। कब, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, संरक्षण का सिद्धांत। किसी वस्तु की मात्रा प्रभावित नहीं होती, चाहे टुकड़ों में बांट दिया जाए या फिर आकार बदल दिया जाए। तो कैसे नहीं होती, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर सभी के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, है ना, सभी के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। काजू कतली को देखकर सभी के मुंह में कभी पानी आ जाए, क्लास ही ना पढ़ो, भाग जो कभी दुकान पे काजू कतली लेने की, हमारे तो मुंह में पानी आ गया, अब तो हम काजू कतली खाने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए यहाँ पर पिक्चर लगाई है। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर देखिएगा क्या पढ़ा आपने। कहता है किसी वस्तु की मात्रा प्रभावित नहीं होती, चाहे टुकड़ों में बांट दिया जाए या फिर आकार बदल दिया जाए। देखिए काजू कतली यहाँ पर जो है बराबर पीसेस है। मैंने यहाँ पर देखिए एक है अफसाना, एक है सुमित, है ना। अफसाना को मैंने जो है एक पीस दे दिया काजू कतली का, एक पीस दे दिया काजू कतली का, और सुमित को मैंने इसी काजू कतली के पीस के 2 टुकड़े कर दे दिए। तो यहाँ पर क्वांटिटी तो सेम रही ना, क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर ये चीज जो है यहाँ पर समझ नहीं आई सुमित को। तो यही क्या होता है, संरक्षण होता है कि आकार बदल दो, चाहे टुकड़ों में बांट दो, लेकिन क्वांटिटी उसकी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है ये कंसेप्ट समझाने के लिए आपको जो है मैंने काजू कतली लगाई थी, ताकि आपको जो है इजिली समझ में आ जाए, मुंह में पानी लाने के लिए नहीं समझाई गई थी। ठीक है जी, चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज आपकी क्या है, तो संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष की एज होती है। 7 से 11 वर्ष की एज होती है। इस अवस्था में बच्चे मूर्त तार्किक चिंतन शुरू कर देते हैं। मूर्त तार्किक चिंतन क्या होता है, यानी कि कोई चीज हमारे सामने है तो उनको देख के चिंतन शुरू कर देना, जो कि हमें दिखाई देती है। ठीक है, बच्चे को विकेंद्रीकरण, पलटन, संरक्षण, अभी अभी आपने जो 3 कंसेप्ट समझे, जो कि आपका विकेंद्रीकरण, पलटन और आपका संरक्षण है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये ज्ञान बच्चे को नहीं होता, लेकिन जैसे ही मूल संक्रियात्मक अवस्था थर्ड स्टेज में आ जाता है तो इनका ज्ञान हो जाता है। बच्चे को अंश पूर्ण का ज्ञान हो जाता है। बच्चे को वर्गीकरण एवं क्रमबद्धता का ज्ञान हो जाता है। वर्गीकरण कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी स्टडी टेबल है, वैसे तो लेक्चर स्टैंड रखा है, स्टडी टेबल है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अपनी वर्गीकरण कर लेती हूँ। किताबें एक तरफ कर दी, पेन एक तरफ कर दिए, फिर जो है इनको मैं क्रम में लगाकर, यानी कि पेन को पेन स्टैंड में रख देती हूँ, बुक्स को बुक्स वाली रो में रख देती हूँ। तो वर्गीकरण करके अलग अलग करके इनको क्रम में जो है लगा देती हूँ। तो ये आपको है कब पता हो जाता है, कब समझ आ जाती है, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। ठीक है जी, बच्चे आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क का ज्ञान बच्चे को हो जाता है, उदाहरण से नियम का ज्ञान हो जाता है। ओके जी, ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ पर लास्ट स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष की अवस्था। बच्चा अमूर्त तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। अमूर्त तार्किक चिंतन क्या होता है, जो वस्तु, जो चीज कोई यहाँ पर सामने नहीं है, उस पर चिंतन करना, वो क्या होता है, अमूर्त तार्किक चिंतन। मूर्त क्या था, जो हमारे सामने है उस पर चिंतन करना। अमूर्त क्या है, जो हमारे सामने नहीं है उस पर चिंतन करना। तो ये क्या होता है, अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है जब बच्चा 11 से 15, देखिए एक जो है ऑप्शन 11 से 15 भी ऑप्शन में आ जाता है, 11 से 16 भी आ जाता है, या फिर 11 से आगे भी आ जाता है। ठीक है, वो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है टिक करते हैं। ठीक है, बच्चे वास्तविकता के साथ साथ संभावना में भी उत्तर देने लगते हैं।
बच्चे अपनी आलोचना करने की क्षमता भी रखते हैं, उनसे कोई गलती हो जाती है तो आलोचना करने की क्षमता भी बच्चे रखते हैं। बच्चे पूर्व विचारों या कथनों की समीक्षा करने भी लगते हैं। बच्चे एक से अधिक परिस्थितियों पर विचार करने की क्षमता भी रखते हैं। बच्चे समरण समाधान में निपुण भी हो जाते हैं। तो ये था आपके 4 स्टेजेस। क्लियर हुए? जल्दी से बताएंगे। मैंने आपको 5 प्रोसेस बताए, 4 स्टेजेस बताई। क्या क्लियर है आप सभी को? फिर हम इस पर जो है क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से मुझे बताएंगे, यहां तक कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। जल्दी से मुझे बताएंगे, क्लियर है इतना पॉइंट? ओके जी, चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, एक पॉइंट ये है, जीन प्याजे के अनुसार प्रत्येक बच्चा 4 अवस्था में प्रवेश करेगा, यह आवश्यक नहीं है और बच्चों को शिक्षा उनकी अवस्था के अनुसार ही दी जानी चाहिए। यह बाल केंद्रित शिक्षा के पक्षधर जो है माने जाते हैं। ठीक है, 4 अवस्था में प्रवेश करेगा यह आवश्यक नहीं है और बच्चों की शिक्षा उनकी अवस्था के अनुसार जो है दी जानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया है? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर एक कंसेप्ट आपका वस्तु स्थायित्व का। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? नहीं, एस्टेट के एग्जाम के नंबर से सिलेक्शन नहीं होगा। एस्टेट का एग्जाम होता है, उसके बाद जो है आपका एक और एग्जाम होता है स्क्रीनिंग का। ठीक है, वो आप क्लियर कर। वस्तु स्थायित्व, देखिए वस्तु स्थायित्व क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, बच्चे के सामने जो है एक खिलौना रख दिया गया है ना, बच्चा जब संवेदी गामक अवस्था में होता है तब की बात है। ठीक है, ये उसमें आता है वस्तु स्थायित्व का कंसेप्ट। लेकिन जब माँ जो है कहती है ओ चिड़िया ले गई है ना, तो बच्चे के सामने से पीछे कर दिया गया, तो ये क्या है? वस्तु स्थायित्व है। तो बच्चे के अंदर जो है जब 18 से 24 महीने का बच्चा होता है तो बच्चा पहले समझ नहीं पाता कि यहाँ पर वस्तु स्थायित्व यानी कि कोई पक्षी ले गया इसे। लेकिन 18 से 24 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि कोई चीज हमारे चाहे सामने हो चाहे पीछे हो तो वस्तु का स्थायित्व होता है। ठीक है, 18 महीने तक ज्ञान नहीं होता, लेकिन 18 से 24 महीने में बच्चे को ये ज्ञान हो जाता है। यही क्या है? वस्तु स्थायित्व है। ठीक है, तो ये जो है बात, ये संप्रत्यय किसने दिया था? जीन प्याजे ने दिया था, जो कि इनकी पहली स्टेज है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? 8 अवस्थाओं की, 5 की, 6 की या फिर 4 की? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कितनी अवस्थाएं दी थी जीन प्याजे के द्वारा? जी बिल्कुल सही है, 4 अवस्थाएं दी हैं। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाई है चारों अवस्थाएं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, ये 4 अवस्थाएं हैं। सेंसरी मोटर जिसकी एज बर्थ से 2 होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की, कंप्लीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष की और लास्ट आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल जिसकी एज क्या होती है 11 से 16 कह लो या फिर 11 से आगे की कह लो। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? 3 सही है लेकिन 1 सही नहीं है, ये आपको बताना है। इंद्रिय गामक अवस्था जो कि पहली स्टेज है जीन प्याजे की, पूरा संक्रियात्मक अवस्था जो कि सेकंड स्टेज है जीन प्याजे की, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। जल्दी से बताएंगे कौन सी सम्मिलित नहीं है? कौन सी सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था कुछ भी नहीं होती है। थर्ड स्टेज कौन सी है? मूल संक्रियात्मक अवस्था है, ना कि उत्तर संक्रियात्मक। तो नहीं के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नहीं के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह क्या है? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, अमूर्त चिंतन द्वारा,
भाषा के नए सीखे शब्दों के बोध द्वारा या फिर मूर्त चिंतन के द्वारा। जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, संवेदी गामक अवस्था में होता है, तो बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा कैसे सीखता है, ये आप सभी को बताना है। बताएंगे जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, आपने अगर अभी अभी कंसेप्ट को सही से समझा है तो आंसर आप सही से कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था संवेदी गामक अवस्था में बच्चा संवेदनाओं के अनुसार, है ना, इंद्रियों के अनुसार अनुकरण करके, स्वाभाविक क्रियाएं करके या फिर शारीरिक गति करके इनके द्वारा जो है बच्चा सीखता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बच्चा कैसे सीखता है, सेंसेस के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अहम केंद्रिता का गुण जिन प्याजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है? तो वेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूल संक्रियात्मक अवस्था में या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अहम केंद्रित, अभी अभी हमने जो है सारी स्टेजेस पढ़ा। अहम केंद्रित बच्चे का गुण जो है कहां पर प्रदर्शित होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो है आप कंसेप्ट को समझ चुके हैं। कंसेप्ट समझ में आ जाए ना, फिर आपको आंसर करने में दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ठीक है जी। तो अहम केंद्रित बच्चा कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की भी आपकी जो है पहली स्टेज जो है, ठीक है, दो स्टेजेस में बांटा गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, जो आपकी पहली स्टेज है पूर्व गत्यात्मक अवस्था, तो उसमें होता है। ठीक है, चलिए देखिए ये रही आपकी, है ना। तो पहली है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4, जिसमें बच्चा जो है अहम केंद्रित होता है, अहम केंद्रित होता है। चलिए नेक्स्ट पर देखिएगा। देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पर परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, घर में, ऑडिटोरियम में या फिर विद्यालय एवं कक्षा में। तो बताइएगा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पर प्रदर्शित किया जा सकता है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए जो आपका खेल का मैदान है वो भी विद्यालय में आएगा, ठीक है। घर की जो आपको जो है यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास होता है वो आपका स्कूल में भी होगा, ऑडिटोरियम भी स्कूल में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वाली क्रियाएं भी आपके जो है स्कूल में हो जाती हैं। तो विद्यालय एवं कक्षा ये जो है बेस्ट ऑप्शन जाता है, ठीक है जी, ये आपका बेस्ट ऑप्शन जाता है विद्यालय एवं कक्षा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था जहां पर बात आएगी संशोधन की, ठीक है जी, परिवर्तन की, तो वहां पर क्या होगा? आत्मसातीकरण, समंजन, अभियांत्रिकरण या फिर अनुबंधन। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? कैप्टन को एक बार जो है मैसेज कर देंगे सभी कि रिफ्रेश कर ले, क्योंकि वो 4th क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर 7th क्वेश्चन पर। एक बार कैप्टन को मैसेज कर देंगे कि वो रिफ्रेश करके क्लास में आए। बी, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। समायोजन कहते हैं, समंजन कहते हैं, एकोमोडेशन जो है कहा जाता है जब बच्चा क्या करता है? अपनी मानसिक संरचना में चेंज करता है, संशोधन करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कुत्ते और बिल्ली वाला। बच्चे ने जो है अपनी मानसिक संरचना में चेंज किया, 4 टांगों वाला सिर्फ कुत्ता नहीं होता, बिल्ली भी 4 टांगों वाली होती है, क्योंकि कुत्ता क्या कर रहा था वहां पर? भौं भौं कर रहा था, और बिल्ली क्या कर रही थी? म्याऊं म्याऊं कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका मैंने बताया था, जब बच्चा या फिर व्यक्ति नए ज्ञान को ग्रहण करते समय अपनी मानसिक संरचना में सुधार करता है, संशोधन करता है, उसको हम समाविष्टीकरण, समायोजन, एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और पहलू की अपेक्षा करता है, तो पियाजे ने उसको क्या कहा है? संरक्षण, विकेंद्रीकरण, कर्मबलता या फिर अनुकर। तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा।
राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है, एक पहलू पर ध्यान न देकर अन्य पहलुओं की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, ये आपको बताना है। जहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था जूस के ग्लासेस का, जूस के ग्लासेस का बच्चा यहाँ पर क्या समझता है, छोटे ग्लास है तो यहाँ पर उसमें कम जूस है, बड़ा है तो ज्यादा है। बच्चा छोटे गिलास की चौड़ाई को नहीं समझ पाता कि यहाँ पर जूस की क्वांटिटी तो दोनों में ही सेम आ रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, केंद्रीकरण। ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं संवेदी गामक अवस्था के दौरान, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, मूल संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। देखिए तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं संवेदी गामक अवस्था की 6 उप स्टेजेस होती हैं। ठीक है जी, 6 उप स्टेजेस होती हैं, तो उसमें ये जो है पाई जाती है। ठीक है जी, उसमें ये स्टेज होती है आपकी तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया, जो कि अभी हमने कंसेप्ट में नहीं समझा है। कल हम जो है इसमें डेवलपमेंट के मिक्स पीवाईक्यू लेकर आएंगे, तब आपको जो है उस पर आधारित क्वेश्चन भी और करवाएंगे, तब मैं वो आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, आज ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका किसमें होता है, संवेदी गामक अवस्था के दौरान जो है होता है, क्योंकि इसमें 6 उप स्टेजेस होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी कैसे दे रहे हो, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए होगा। संवेदी गामक अवस्था की उप स्टेजेस होती है 6, उसमें जो है आपकी तृतीय चक्रीय प्रक्रियाएं जो है पाई जाती है, यानी कि इसकी एक ये जो है अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है, मूल संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, गुप्तावस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था। देखिए संवेदी गामक अवस्था पहली स्टेज है जिसकी एज बर्थ से 2 होती है, पूर्व संक्रियात्मक दूसरी है जिसकी एज 2 से 7, मूल संक्रियात्मक जिसकी होती है 7 से 11। ठीक है, लेकिन गुप्त अवस्था ये जो है कोई भी स्टेज प्याजे द्वारा नहीं दी गई, ये जो है स्टेज प्याजे द्वारा नहीं दी गई, ये किसके द्वारा दी गई थी, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी, सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो है दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपकी, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के एक पहलू पर ध्यान देता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी था। चलिए, वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूल संक्रियात्मक अवस्था में या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो वर्ग समूहन की योग्यता, वर्ग समूहन की योग्यता बच्चे की कौन सी स्टेज में आती है, कौन सी स्टेज में आती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया यहाँ पर सुमित आपने। और सिगमंड फ्राइड ने भी 5 स्टेजेस दी थी वहां पर। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, उसको भी करेंगे। अभी यहाँ पर बताएंगे वर्ग समूहन की योग्यता का विकास जो है कौन सी अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सी। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है मूल संक्रियात्मक अवस्था, जहां पर मैंने आपको बताया था बच्चा वर्गीकरण करने लग जाता है, क्रमबद्धता का ज्ञान बच्चे को हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर आपको बताया था बच्चे को वर्गीकरण एवं क्रमबद्धता का ज्ञान हो जाता है, कब, मूल संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है, आत्म केंद्र, अनिज्म, आदर्शवाद या फिर प्रकृतिवाद की ओर कर रहा है। जल्दी से बताएंगे इसमें जो है बच्चा किस ओर संकेत कर रहा है। जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे ही सब सोच रहे हैं, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे ही सब सोच रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। एनिज्म कहा जाता है, जीववाद जो है इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है सेकंड स्टेज में ही जाना था कि बच्चे के अंदर जीववाद की प्रवृत्ति होती है, जीववाद की भावना उत्पन्न हो जाती है, एनिज्म की प्रवृत्ति होती है कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही सभी सोच रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या करता है,
आरंभिक संवेदी गामक अवस्था की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, आरंभिक किशोरावस्था की या फिर किशोरावस्था की? मस्तिष्क से हट जाना बताइएगा। देखिए वही एग्जाम्पल है आपका, बताएंगे जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। दृष्टि से हट जाना, बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी व्याख्या करता है? किसकी व्याख्या करता है ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग वंदना, लेट हो गया क्लास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। पूर्व संक्रियात्मक कैसे हो गया? पूर्व संक्रियात्मक कैसे हो गया? अभी अभी तो क्वेश्चन में बताया था, ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, पहला ही क्वेश्चन था ना, पहला ही क्वेश्चन था वस्तु स्थायित्व का संपर्क है, जिसमें क्या करते हैं, वस्तु स्थायित्व क्या होता है? कोई चीज बच्चे के सामने है तो बच्चा क्या कहता है, मेरे सामने है, उसका अस्तित्व है। लेकिन जैसे ही माँ कहती है हु पक्षी ले गया, पीछे कर दिया, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। कब हो जाता है? जब बच्चा यहाँ पर बर्थ से लेके 18 महीने तक था, तब तक बच्चे को ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब बच्चा 18 से 24 महीने के बीच में आता है तो बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है कि वस्तु चाहे हमारे पीछे हो चाहे हमारे सामने हो, वस्तु का अस्तित्व जो है होता है, वस्तु का अस्तित्व होता है। तो यही तो समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, यही तो समझाना चाह रहा था क्वेश्चन नंबर 15 में। ये देखिए, दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, तो इसको क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व कहते हैं, जो कि संवेदी गामक अवस्था में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। ठीक है जी, क्लियर है इतना पॉइंट? अब जल्दी से बताएंगे। ये तो 15 क्वेश्चन हमने कर लिए मिक्स, क्या आगे क्वेश्चन करना चाहोगे? ब्रूनर ब्रूनर वाला तो आज हमने किया ही नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आगे ये देखिए, चलिए, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी है? ब्रूनर ने, स्किनर ने, कोहलर ने या फिर प्याजे ने? जल्दी से बताएंगे किसने दी है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है किसके द्वारा दी गई है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अभी अभी हमने पढ़ा, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। पहली है संवेदी गामक अवस्था, जिसकी एज है बर्थ से 2 वर्ष की। दूसरी दी है इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आपकी 2 से 7 वर्ष की। थर्ड है मूल संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की। और फोर्थ है आपकी अमूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज है 11 से आगे की। ठीक है जी, ओके, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन और करेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो ये बात जो है किसने की है? प्याजे ने की है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन प्याजे के द्वारा दी गई है। चलिए, ये आपका यूपीटेट पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, यूपीटेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? अब देखिए, पहले क्वेश्चन क्या पूछा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी किसने है? अब कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है? 4 से 8 साल होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है, 2 से 7 होती है या फिर 5 से 8 होती है। तो देखिएगा, जन्म से 2 तो आपके सेंसरी मोटर की होती है, 4 से 8 किसी भी स्टेज की बताई नहीं, 5 से 8 किसी की बताई नहीं। यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था क्या होती है? 2 से 7 वर्ष की होती है, 2 से 7 वर्ष की होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज। ठीक है जी, क्लियर हो गया इतना? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तृतीय अवस्था 4 स्टेज दी हैं जिन प्याजे ने, कहता है तीसरी अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था? तो पहली स्टेज क्या थी इनकी? पहली स्टेज क्या थी? संवेदी गामक अवस्था, जिसकी एज आपकी वर्ष से 2 वर्ष की होती है। दूसरी क्या थी इनकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज 2 से 7 होती है। तीसरी कौन सी है?
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी एज 7 से 11 वर्ष की है, और आपकी लास्ट क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 से आगे की कहलाती है। तो तीसरी अवस्था कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी एज आपकी 7 से 11 है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा आज का 19 का क्वेश्चन। चलिए, तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, तो जिन प्याजे जो है यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही एजेस बताई है आपने। चलिए, तो जिन प्याजे की कहानी जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कॉलबर्ग की थ्योरी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कॉलबर्ग की थ्योरी के साथ। अभी किसी का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोमल, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम है आपका टीचिंग मंत्रा पर। ठीक है, तो हमारी क्लास जो है एस्टेट की रोज शाम 7 बजे होती है, तो आप टाइम पर 7 बजे जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं सीडीपी के लिए। 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, 7 बजे मेरे साथ आप सीडीपी के लिए जुड़ सकते हैं, और 8 बजे जो है दीपक सर की क्लास होती है मैथ्स को लेकर। लेकिन आज वो क्लास किसी कारणवश नहीं होगी, सर आज जो है घर पर नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, तो आज जो है सर क्लास नहीं ले पाएंगे मैथ की, तो कल आपकी क्लास जो है मैथ की होने वाली है। तो कल हम करेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि आपकी कॉलबर्ग के द्वारा दी गई थी। हाँ जी, मोरल थ्योरी को पढ़ेंगे। अगर यूपी टेट की कोई यहाँ पर तैयारी कर रहा है तो सुबह आपकी 9 बजे क्लास होती है, एचटेट की क्लास आपकी जो है शाम को 7 बजे होती है। सुमित देखिए, आपकी पीआरटी की वैकेंसी जो कि एचटेट की है, ठीक है, सीटेट के बेस पे तो आप काफी एग्जाम में एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे आपका केवीएस है, डीटी प्लस भी है, ईएमआरएस है ना, तो काफी वैकेंसी में आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हरियाणा में नौकरी करना चाहते हैं तो हरियाणा में तो देखिए 12 साल के बाद आपकी जो है अभी लास्ट ईयर में वहां कैडर में वैकेंसी आई थी, जो कि आपकी 1456 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, और कोई वैकेंसी यहाँ पर निकाल ही नहीं रहे, है ना। तो अब सुनने में आ रहा है कि 2026 में वैकेंसी निकालेंगे, तो वेट करते हैं 2026 तक का, है ना। और जो स्टूडेंट यहाँ पर जो है अभी एस्टेट जिनका क्लियर नहीं है, तो कह रहे हैं कि आपका जो अब नवंबर दिसंबर में होना है ना, तो इसके आधार पर जो है वैकेंसी में उनको जो है लिया जाएगा। ठीक है, अभी तक और कोई इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है। ठीक है जी, ओके, यूपीटेट सीटेट डीएलएड एग्जाम देंगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, यूपीटेट की क्लास आप सुबह ज्वाइन किया कीजिए 9 बजे। 9 बजे जो है यूपीटेट की क्लास होती है, और आपकी जो है 10 बजे मैथ की क्लास होती है यूपीटेट में। सीडीपी की 9 बजे, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। ठीक है, तो यूपीटेट की क्लास आप सुबह देख सकते हैं, और एस्टेट की क्लास जो है शाम को यहाँ पर चलती है। और ये जो क्लास की पीडीएफ है, ये जो क्लास की पीडीएफ है जिन पे आ जाएगी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आप देख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया गया है, तो वहां पर आप जुड़कर जो है ये क्लासेस की पीडीएफ पा सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते, काफी बच्चों का मैसेज आता है कि हम टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप पर जो है ग्रुप बनाया गया है 8168810575। तो यहाँ पर व्हाट्सएप पर आप हेलो लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, एस्टेट या यूपीटेट जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप वो भी लिख दीजिए, ताकि आपको उसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, तो ये क्लासेस की पीडीएफ उस ग्रुप पे भी आपको मिल जाती है। ठीक है, ठीक है जी। बाकी अभी जो है मैंने इंफॉर्मेशन दी थी अभी इसी क्लास से पहले कि हरियाणा में जो है क्या चल रहा है, आपका रिजल्ट जो कि अब 2025 31 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था, है ना। 30-31 तारीख को जो है आपका एग्जाम हुआ था जुलाई 2025 को, तो उसका रिजल्ट 29 अगस्त के बाद जो है यहाँ पर घोषित होगा। ठीक है जी, और इसके बाद जो भी बच्चे रह गए इस बार एस्टेट के एग्जाम के लिए, तो उनके लिए जो है दोबारा से तैयारी शुरू करवाई जा रही है, पेपर 1 को लेकर, 2 को लेकर और 3 को लेकर। 3 में सिर्फ जनरल पार्ट होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंप्लीट करवाया जाएगा टीचिंग मंत्रा चैनल पर। तो ये सारे बैचेस जो है यहाँ पर चल रहे हैं आप सभी के, जिसमें आपको दीपक सर का मैथ रीजनिंग जीके का यहाँ पर बैच जो कि 2024 में सर ने करवाया था, वो जो है फ्री मिल रहा है, तो उसमें ज्वाइन करके आप सभी जो है अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी लाइव क्लासेस बैच में जो है 28 तारीख से शुरू हो जाएंगी, और सभी टीचर के आप जो है वहां पर डेमो कल से ही देख पाएंगे। ठीक है, चलिए और बताइए। मैम जी मेरा कल बायोमेट्रिक हुआ था सोनीपत हरियाणा। हाँ जी, सोनीपत हरियाणा, बहुत भीड़ थी। देखिए व्यवस्था जो है सही से नहीं की गई थी कि
आप यहाँ पर जो है काफी 4-5 रो बना देनी चाहिए थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे धक्का मुक्की करके एक ही रो में जो है लगे जा रहे थे। इसी व्यवस्था के कारण जो है यहाँ पर काफी बच्चों का बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं, है ना। काफी बच्चों का कल बायोमेट्रिक रह गया था, तो आज जो है उनको बुलाया गया था। कई बच्चे देखिए बाहर से भी थे, जिनका पॉसिबल नहीं था दोबारा ना, कहीं रुके भी होंगे, है ना, कहीं नहीं भी आए होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हरियाणा है भाई, कुछ भी हो सकता है। चलिए फिर, जिनका बायोमेट्रिक भी हो गया, लिस्ट में नाम भी आ गया, तो उनका तो एस्टेट क्लियर हो चुका है, तो उनको तो बहुत बहुत बधाई है कि आपका एस्टेट क्लियर हो चुका है। जिन बच्चों का नहीं हुआ, दोबारा से जो है आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ टीचिंग मंत्रा चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली क्लासेस में आप जो है मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कोई और डाउट है अभी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आपका बायोमेट्रिक हो गया तो बहुत बहुत बधाई होगी आपको। ठीक है जी, तो अपनी पिक जरूर भेजिएगा। ठीक है, सुमित और कैप्टन इस नंबर पर। ठीक है, ये जो नंबर है 8168810575, इस पे जो है आप अपनी फोटो भेजिएगा और अपना जो है यहाँ पर रोल नंबर जरूर भेजिएगा, ताकि हम जो है कम्युनिटी में आपकी पिक्चर लगा पाए। ठीक है, चलिए, ओके जी, थैंक यू सो मच।